What's up everyone? Welcome back to the channel. This is Recharge chapter number 5 और आज भाई चैप्टर नंबर 4 हो गया, ये 5 हो रहा है, इसके बाद 10 तक हमें जाना है। तो बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना। आज का दिन बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मन लगा के पढ़ाई करना और 4 देना यार। बिजनेस स्टडीज में थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बहुत अच्छा करना है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं। ये दूसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? जैसे आपने प्लान कर लिया ना सब कुछ, अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना है, जो सिमिलर नेचर का काम है वो एक सिमिलर डिपार्टमेंट में डाल देना है। लाइक फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाओ, सेल्स के काम के लिए सेल्स डिपार्टमेंट बनाओ। तो सिमिलर काम की ग्रुपिंग करना, सेम डिपार्टमेंट में डालना, क्लैरिफाई करना कि कितना काम है, कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, हायरार्की बनाना, ये सब बच्चों ऑर्गेनाइजिंग में आता है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, यानी हु इज द सुपीरियर, हु इज द सबऑर्डिनेट। ये बच्चों ऑर्गेनाइजिंग का काम है। फिर हमारे पास इसमें प्रोसेस आता है। प्रोसेस में 4 पॉइंटर्स हैं, IDAE। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफाई करो और डिवाइड करो कि काम है क्या। देखो काम बांटना बहुत जरूरी है। एक ही इंसान कितना ही कैपेबल क्यों ना हो, वो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिवाइड द वर्क। तो सबसे पहले क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क। देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट्स बनाओ बच्चों। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होते हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी डिपार्टमेंट है। मेरा काम पढ़ाने का है, उसके अलावा ये PPT बनाने का डिपार्टमेंट, देन एडिटिंग का डिपार्टमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग वाला डिपार्टमेंट, देन मार्केटिंग का डिपार्टमेंट जो हमारे कोर्सेज वगैरह मार्केट करते हैं, जो लाइव क्लासेस वगैरह होती हैं। देन उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट जो हमारा फाइनेंस देखते हैं सब कुछ। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम बटा हुआ है, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन उन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या काम होगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और लास्ट में एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, यानी अगर काम ठीक से नहीं होगा तो कौन किसको जवाब देगा, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो 4 पॉइंट है, IDAE, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बच्चों। इसके बाद आता है बेटा ऑर्गेनाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये काम बांटना क्यों जरूरी है, विभाग बनाना क्यों जरूरी है। सबसे पहले स्पेशलाइजेशन आता है। देखो ये PPT इतनी सुंदर कलरफुल मैं नहीं बना सकता भाई, या मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो जो एक्सपर्ट है उसने बनाई। पढ़ाने में मैं 10 मिनट में पढ़ा सकता हूं चैप्टर, जिसने PPT बनाई वो नहीं पढ़ा सकता भाई, क्योंकि इस काम में मैं एक्सपर्ट हूं। फाइनेंस के लिए फाइनेंस वाले बंदे, सेल्स के लिए सेल्स वाले, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग वाले, ह्यूमन रिसोर्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स वाले। स्पेशलाइजेशन तो आएगा ना आपके हर काम में। दूसरा क्लैरिटी होता है वर्किंग रिलेशनशिप्स में। जब सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होता है पहले से, तो केओस नहीं होता, क्लैरिटी रहती है हर चीज की। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा, और जब आप सब बांट दोगे काम, क्लियरली बता दोगे, तो वेस्टेज तो होना ही नहीं है। एडेप्टेशन टू चेंज, अपने आप को डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बदलना आसान होता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट एक ही चीज में काम कर रहा होता है, तो खुद को बदल भी सकता है जल्दी से। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है, इसका मतलब नियम कायदे कानून सब फॉलो किए जाते हैं और उनको नियम का पालन करवाना भी आसान होता है। एक्सपेंशन होता है, ग्रोथ होता है ऑफ कोर्स। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, क्योंकि एक इंसान से वही काम कराया जा रहा है जो उसकी एक्सपर्टीज है, राइट, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। इसके बाद आता है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो बच्चों, स्ट्रक्चर का मतलब होता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब ब्लूप्रिंट। एक ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कितने डिपार्टमेंट है, किस बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। पेपर में आने के लिए 100% इंपॉर्टेंट, समझो आ रहा है पेपर में 22 तारीख को तुम्हारे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। 2 प्रकार से बच्चों स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। एक होता है हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल कब होता है? जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं फंक्शंस के आधार पे। तो जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जो अब ग्रो कर रहा है, प्रोडक्ट वो एक ही बेचता है, सिंगल प्रोडक्ट है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? काम के आधार पे।
प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। डिविजनल में क्या होता है, डिविजनल में मल्टी प्रोडक्ट होते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है जो बहुत सारी चीजों में डील करती है, टाटा जैसी कंपनी है बहुत सारी चीजों में डील करती है। तो इनमें डिविजनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि पहले कॉस्मेटिक हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सर्विसेज हो गया, गारमेंट्स हो गया, मल्टीपल तरीके के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, फुटवेयर हो गया। तो अगर प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बने हैं उसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। फंक्शनल में कौन सा स्पेशलाइजेशन आएगा, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। डिविजनल में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगा बेटा। फंक्शनल के क्या एडवांटेजेस हैं, अच्छा कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन बनाना आसान होता है, खर्चा कम से कम हो जाता है क्योंकि एक इंसान को एक ही चीज में ट्रेन करना है तो इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और वेस्टेज भी नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आपने एक इंसान को एक ही काम सिखाया तो वो कुछ और तो कर नहीं सकता, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, रिजिडनेस आ जाती है। दूसरा, आप पकड़ नहीं सकते किसकी गलती है क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ही है, वही नहीं बिक रहा तो फिर किसकी गलती, फाइनेंस की, सेल्स की, मार्केटिंग की, किसको पकड़ोगे? तो फिक्स करना बहुत मुश्किल है कि किसकी गलती है। डिविजनल के एडवांटेजेस, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगा, आपका हर प्रोडक्ट परफेक्ट बनेगा। दूसरा, एक्सपेंशन और ग्रोथ देखने को मिलेगा। डिसएडवांटेजेस, कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट है, उतने ज्यादा लोग, उतने ज्यादा डिपार्टमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट इग्नोर हो जाता है कई बार अपने इंटरेस्ट को पूरे करने के लिए। इसके बाद क्या है बच्चों, हमारे पास कितने प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जो आपने इंटेंशनली क्रिएट करी है। मेरे ऑफिस में क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कैसा व्यवहार होगा, कितना फ्रीडम होगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। मैं जैसा कल्चर बना दूंगा वैसा बन जाएगा। तो जो कल्चर मैं खुद बना रहा हूं, अपने रूल्स, अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी कम्युनिकेशन, उस सबको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद जब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ब्रेक होता है तो ब्रेक में कोई रूल्स नहीं होते, या जब लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलते हैं वहां कोई रूल्स नहीं होते, वहां पे सब कुछ ग्रुप नॉर्म्स के हिसाब से होता है, जैसा ग्रुप चाहे वैसा कर सकता है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेंशनली बनाया गया, जिसमें रूल्स, रेगुलेशन, सब कुछ बहुत क्लियर है, वेल डिफाइंड है, उसको फॉर्मल बोलते हैं। इसके अलावा जो हमने अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए बनाया, आउट ऑफ फ्रेंडशिप, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ बिलोंगिंगनेस, हम इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, वहां पे कोई फॉर्मलनेस नहीं होती, वो इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल क्या है, ये फॉर्मल में से ही निकलेगा जब लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं अपने रोल से हटके। और फॉर्मल क्या है, जो डिजाइन करा जाता है। फॉर्मल के क्या एडवांटेजेस हैं, ड्यूटीज बहुत क्लियर होती हैं, यूनिटी ऑफ कमांड रहता है क्योंकि हायरार्की प्रॉपर बन जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कोई इनिशिएटिव खुद से नहीं लेता क्योंकि उसको लगता है बस मेरा यही काम है, मुझे ये पूरा करना है। और प्रोसीजरल डिले होता है क्योंकि इसमें स्केलर चेन फॉलो होता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, राइट। इनफॉर्मल के क्या एडवांटेजेस है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सोशल नीड्स फुलफिल्ड होती हैं। सर सोशल नीड मतलब, देखो बच्चों, समाज में ह्यूमन क्या है, इमोशन से बना है, तो उसका मन करता है कि मैं किसी से बात करूं, अपनी सुख दुख बांटूं, तो ये सोशल नीड्स हैं, ये फॉर्मल में तो हो नहीं सकती, इनफॉर्मल में होगी। डिसएडवांटेजेस, र्यूमर्स बहुत चलते हैं, बहुत सारी नकली चीजें फैल जाती हैं मार्केट में और बदलना नहीं चाहते हम इनफॉर्मली। फॉर्मली तो बदलना पड़ता है, इनफॉर्मली खुद को कोई नहीं बदलता, राइट। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन देख लो। सेंट्रलाइजेशन आप समझते ही हो, आपने प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा, जहां पे डिसीजन मेकिंग सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल कर रहा होगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रलाइजेशन। अब डेलीगेशन क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, एक मैनेजर कितना ही कैपेबल क्यों ना हो, वो ओवरबर्डन्ड हो ही जाता है। तो कई बार एक मैनेजर क्या करता है, अपना काम जो उसको अनइंपॉर्टेंट लगता है, अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को बांट देता है कि यार मेरा ये काम कर दियो प्लीज। तो जब एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को कुछ टाइम के लिए या टेम्पररी बेसिस पे अपना काम दे देता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, डेलीगेशन बोल देते हैं। तो डेलीगेशन क्या है, द प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर शेयर सम ऑफ हिज वर्क एंड अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये डेलीगेशन में तीन चीजें आती हैं बच्चों, ध्यान रखना, इसके एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, पावर टू टेक डिसीजंस, जो आपके पास पावर है, जो आप डिसीजंस लेते हो, उसको अथॉरिटी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, जिम्मेदारी, द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द गिवन टास्क। जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़ाना है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, अगर मैं गलत पढ़ाऊंगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना जनता को कि भाई मैं गलत क्यों पढ़ा रहा हूं,
दिस इज अकाउंटेबिलिटी। तो अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम मिला है उसको पूरा करना, अकाउंटेबिलिटी, गलत किया तो जवाब देना, ये सब डेलीगेशन में आ जाता है बच्चों। ध्यान रखना, अथॉरिटी नीचे की तरफ चलती है, ऊपर वाला नीचे वाले को पावर दे सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों ऊपर की तरफ आएगी। ठीक हो गया बच्चों। अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हो, पावर को डेलीगेट कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं कर सकते। जो जिम्मेदारी आपकी है थोड़ी बहुत तो दे सकते हो, कंप्लीटली नहीं कर सकते। और अकाउंटेबिलिटी तो कर ही नहीं सकते, जवाबदेही आप ही की रहेगी। ठीक हो गया। डेलीगेशन से क्या क्या फायदा होगा बच्चों? ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ है, ऑक्यूपाइड है, उसको टाइम मिलेगा और सोचने का। ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ देखने को मिलती है। मैनेजमेंट हायरार्की का बेसिस है वही, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। इंप्लॉई मोटिवेटेड रहते हैं कि यार हमारे ऊपर भरोसा करा हमारे बॉस ने, तो उसको मोटिवेशन मिलता है। कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है, आपस में आपसी काम धाम बहुत अच्छे से चलता है। मैनेजमेंट अच्छे से होता है क्योंकि ओवरबर्डन नहीं होता हमारा स्टाफ। और इंप्लॉई का डेवलपमेंट भी होता है कि हाँ ठीक है, उसको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है बच्चों। तो ये है डेलीगेशन। डेलीगेशन को ही अगर हम एक्सटेंड कर दें, खींच दें, यहां पे जो पावर ट्रांसफर हुई थी वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को हुई थी, बस दो लोगों के बीच में था। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर बढ़ जाती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। यानी लाइन पकड़ो, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली डिस्पर्सल कर रहे हैं अथॉरिटी को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में पूरी में, कुछ मिडिल लेवल को दे दिया, कुछ लोअर लेवल को दे दिया, उनको बोला तुम अपने लेवल पे खुद डिसीजन लो, तो कितना फ्रीडम हो जाएगा। इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन दो लोगों के बीच में होगा, डिसेंट्रलाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएगा। ठीक है, देखो, इट इज अ सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल। ठीक हो गया। इससे मैनेजमेंट अच्छा होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। क्यों इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा? क्योंकि हर लेवल अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। दूसरा, इंप्लॉई का डेवलपमेंट होगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, उसको पावर्स मिलेंगी, वो चीजें करने को मिलेंगी जो पहले कभी नहीं करी। मोटिवेटेड फील करेंगे एम्प्लॉइज, राइट। ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको, आपका ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से बड़ा हो जाएगा। मैनेजमेंट हायरार्की इससे डेवलप होती है, वही टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, किसको कितनी पावर, इससे डेवलप होता है। और कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है। ठीक हो गया बेटा। तो ये भी सर ऑलमोस्ट डेलीगेशन जैसी है काफी हद तक बच्चों। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये भी डन है। इसके बाद हम लोग कर रहे होंगे स्टाफिंग, उसमें मिलता हूं। अभी के लिए धन्यवाद।